Mr. X, who was born in Mexico City, worked on dwarf variety of wheat seed and was director of American Food Corporation program, and he was awarded Nobel Prize in 1970. Who is this Mr. X? A classical new variety of UPSC question, and this Mr. X was Norman Borlaug, father of Green Revolution in world. So, greetings. This will be our agriculture series of GS3. This is lecture number 25 and video number 26. And at whatever time you're watching, greetings for the day. And this lecture will be last but one, Green Revolution. So far we are done with entire agriculture. If you have not watched it, go watch the entire series. We are done. We did it in almost 12 hours. Total lecture की duration है 12 hours. If you want to start in a go, maximum 12 hours के lecture है. And now we'll be doing Green Revolution and other revolutions like Milk Revolution, White Revolution, Pink Revolution, Golden Revolution, and etc. Okay, so let's get going. First, हाउ वुड वी अप्रोच ग्रीन रेवोल्यूशन? जैसे अभी तक हम सारे लेक्चर्स को करते आए हैं. व्हाट? इंट्रोडक्शन. व्हाई डू वी नीड इट? हाउ डिड वी डू इट? डिज़ाइन क्या था? कोई फेजेस थे क्या उसमें? इम्प्लीकेशन क्या हुई? अचीवमेंट हुए उसके. चैलेंजेस तो शॉर्टकमिंग्स. बेनिफिट्स वही अचीवमेंट. यहाँ से हटा दो इम्प्लीकेशंस को. एंड देन वे फॉरवर्ड. इसी तरीके से अभी तक हम सारे लेक्चर्स करते आए हैं और इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे. सो वील हैव क्या क्या अपने पास रेडी. ये सारे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं ना, ये हमारे पास रेडी होने चाहिए जैसे अब तक रहे हैं. एंड देर इज़ नो शॉर्टकट टू दिस बिकॉज ये सबसे बेस्ट अप्रोच है टू रिमेंबर एनीथिंग सो फार. आप जाओ, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जस्ट गो बैक एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स. यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच डज दिस हेल्प जनरेटिंग आंसर. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग. अब सब कोई जानते हो अभी तक कि ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या. उससे पहले एक बार हम कुछ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको मिस्टर एक्स का एग्जांपल दिया, एक मिस्टर वाई भी लेके आऊँगा मैं. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ मिस्टर वाई. ओके, मिस्टर वाई वॉज अवॉर्डेड भारत रत्ना recently. Okay, he was father of green revolution in India. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. During period of 1960. Who is this Mr. X? Of course, we all know MS Swaminathan G. And as I told you in the previous form, father of green revolution in world is नॉर्मन बोरलॉग. ओके, ये वर्ल्ड में भी 1960s में ही शुरू हुआ था एंड ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन 1970 एंड ही वॉज डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन फूड कॉरपोरेशन प्रोग्राम बैक देन व्हेन ही वॉज गिवन. ओके, ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी. सो बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटा सा हमारे पास जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. अब ये बताओ, एवरीबडी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट वर द नीड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बट डू यू नो सिस्टमैटिकली इसको कैसे लिख लेंगे कि याद रहे. चलो, उससे पहले एक इंट्रोडक्शन. what was the green revolution? An agriculture transformation launched in mid 1960s. ये इंडिया में भी मिड 1960s में हुआ था, वर्ल्ड में भी मिड 1960s में हुआ था. टू अचीव व्हाट? फूड सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू एडॉप्शन ऑफ. देखो, किसी भी चीज़ का इंट्रो लिखने का तरीका यही है कि सोचो वो क्या था, वो क्यों किया गया था और उसका एम क्या था और उसके बेनिफिट्स क्या हुए थे. अगर मैं यही सोचूं तो देखो क्या था वो. इट वाज अ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च्ड.
ठीक है, कब? 1960s में। एम क्या था? टू अचीव फूड सफिशिएंसी। वाई? टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी। हाउ? थ्रू एडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फार्म मैकेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ठीक है, यही था। देखा कैसे बना लिया हमने। किसी भी चीज़ का अगर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन कुछ भी बनाना है, अगर कंक्लूजन बनाना है तो बेनिफिट एंड चैलेंजेस के ऊपर बना देंगे, विच विल बिकम वे फॉरवर्ड। यही तो है। इसे देखो, यही है आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, अब चलो पढ़ते हैं कि ये हमारे पास एक बना बना इंट्रोडक्शन है। देखो, इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा दिया वही इंट्रोडक्शन है। यू कैन मेक ए इंट्रोडक्शन इन एनी पॉसिबल वे। मैंने आपको थ्रू आउट द लेक्चर सिखाया है ये चीज़ कि कैसे रैंडमली आप जनरेट कर सकते हो इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नो अंडरस्टैंड व्हाई डिड वी नीड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड क्या था, पहले ये बताओ। ड्यूरिंग, वी नो दैट इट वॉज ड्यूरिंग 1960s। ठीक है, फेजेस में हुए थे फ्रॉम 1960 टू ऑलमोस्ट 1980s तक में। ठीक है, इन डिफरेंट फेजेस इट हैपेंड। तो अब बताओ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट इसकी क्या थी? कि टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन आ गया था पूरी दुनिया में, नहीं भारत में तो ऑब्वियसली, वर्ल्ड में भी हुआ था बट भारत में भी था। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्री में, नॉट दैट कि एंटायरिटी में टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन आ गया था, ऐसा नहीं था। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, येस फॉर श्योर शॉर्ट, बिकॉज अगर पूरी हर तरफ में होता तो बिकॉज इसमें और भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुए थे। ठीक है, एंड इंडिया में क्या हो गया था? वी वर हेविली डिपेंडेंट ऑन फूड इम्पोर्ट। अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, करीब 13-14 साल हुए तो हो गए थे अब, हाँ 13-14 साल हो चुके थे हमें आज़ाद हुए। वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट एवरीथिंग। बेसिक रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, फूड, एम्प्लॉयमेंट, रोटी कपड़ा, मास्लोस हायरार्की लॉ का बेसिक नीड पूरा नहीं हो रहा था, विच वॉज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, दैट इज रोटी, कपड़ा, मकान। तो मास्लोस हायरार्की लॉ के बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे थे हमारे, हम स्ट्रगल कर रहे थे, एज अ कंट्री वी वर ग्रोइंग। सो इट वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन वी वर हेविली डिपेंडेंट ऑन फूड इम्पोर्ट्स। और वो PL 480 वाली एग्रीमेंट को तो हम सब जानते ही हैं, दैट सब स्टैंडर्ड फूड ग्रेन्स मिल रहे थे फ्रॉम US, एंड वी वर आर्म ट्विस्टेड रिगार्डिंग दिस। तो ये भी लिख सकते हो, मतलब यू कैन राइट इट, हेविली डिपेंडेंट ऑन फूड इम्पोर्ट, आर ट्विस्ट मैकेनिज्म बिल्ट इन। मतलब वी वर बीइंग ब्लैकमेल्ड फॉर मेनी रीजंस कि ऐसे ही कंप्लाई करो, ऐसे कंप्लाई करो। एंड देन वॉर एंड नेचुरल कैलामिटीज़ वर हैपनिंग। क्या वॉर हो रहे थे? 1962 में इंडो साइनो वॉर हुआ, 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर 65-56 सीवियर, दिस इज सीवियर ड्रॉट्स आए। ओके, एंड देन वी नो डिफरेंट थिंग्स भी होते रहे अलॉन्ग विथ ऑल दिस थिंग्स। एंड अबव ऑल दिस क्या हो रहा था? हमारा फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो गया था, बिकॉज वी वर डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी के ऊपर। सो famine वर obviously very common, but food security crisis due to नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, और यू कैन राइट कि इसका कॉन्सिक्वेंस था ये। ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। एंड देन फूड सिक्योरिटी क्राइसिस से हमारा एक और चीज़ निकल के आ रहा था, वो था नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। हाउ? इस वजह से, 1 सेकेंड, इस एग्रीमेंट की वजह से। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का भी क्राइसिस था, एंड प्लस दैट दिस वाज आल्सो हैम्परिंग आवर डिस्टर्बिंग आवर sovereignty. How was it disturbing our sovereignty? Because as a nation, we are, what kind of nation we are? We are a sovereign state, right? What does our preamble say? That India is like India into, we are forming India into what? Say sovereign socialist secular democratic republic. So we were sovereign, यानी कि हमारी संप्रभुता को
नुकसान पहुंच रहा था, दैट वी वर बीइंग आर्म ट्विस्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, राइट, वी वर बीइंग आर्म ट्विस्टेड. सो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस वाज लीडिंग टू नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस थ्रू डिफरेंट अग्रीमेंट हो गया. देन जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी था. क्यों? कोल्ड वॉर वॉज एट पीक, यूएसएसआर वॉज कोलैप्सिंग. तो ये सारी चीज़ें, यूएसएसआर वॉज आवर एलाई उस समय. तो इन सब की वजह से क्या था, हमारे पास एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी था कि अब अपने को कुछ तो रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, बिकॉज दिस करंट सिनेरियो इज डज नॉट सीम टू वर्क आउट, राइट. सो व्हाट डिड वी डू? वी वेंट थ्रू ग्रीन रिवोल्यूशन. डिड इट हैपन ओवरनाइट? एक दिन में हुआ? नहीं. इट हैपेंड इन फेजेस. देखो, फेज 1 वॉज फेज ऑफ इंट्रोडक्शन, फेज 2 को कहते हैं फेज ऑफ एक्सपेंशन, एंड फेज 3 वॉज फेज ऑफ कंसोलिडेशन. अब देखो, इनमें कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ना है कि स्वामीनाथन जी ऐसे थे, वो चल के वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने ये प्रपोजल किया, वहाँ से प्रपोज करके वो विदेश चले गए, वहाँ से वो फलाना चीज़ लेके आ गए, ढिमकाना चीज़ लेके आ गए. नहीं, नहीं, स्वामीनाथन जी पे ग्रीन रेवोल्यूशन पे थेसिस नहीं लिखनी है, राइट. सो हम बेसिक चीज़ जानेंगे, बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है. सो इन इंडिया दिस ग्रीन रेवोल्यूशन was introduced during 1966 to 72 was the first phase. 60s में शुरू हुआ था वर्ल्ड में, अराउंड 66, मतलब 60s ही है, हमारे देश में आ गया था इन इंडिया. एंड व्हाट वर द फीचर ऑफ द फर्स्ट फेज? फर्स्ट इट वाज लेड बाय सी सुब्रमण्यम जी, ठीक है. सी सुब्रमण्यम गारू बोलते हैं इनको, ठीक है. गारू इज इन तेलुगु रेस्पेक्ट जी को, ठीक है, सी सुब्रमण्यम जी. एंड दिस वाज done through what? Introduction of Mexican high yield variety of seed. And you know, this was just not high yield variety of seed, this was dwarf wheat seed as well. Why dwarf? Because आंधी तूफान में this dwarfism would help this to sustain. अगर बड़े पौधे होते हैं तो वो टूट जाते हैं जड़ से, यहाँ से they break down. But since this was dwarf, so it was beneficial in डिफरेंट वेदर कंडीशन. एंड इन सब को रेगुलेट करने के लिए देर मस्ट बी सम ऑर्गेनाइजेशन बीइंग फॉर्म्ड. कौन देखेगा इनको ऊपर? डायरेक्ट भारत सरकार तो नहीं देख सकती है. सो देर विल बी एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड. व्हाट वाज इट? CACP. क्या है ये? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है. एंड FCI वॉज फॉर्म्ड ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फेज में और फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से, वीट सीड से जो उपज होगा, जो प्रोड्यूस होगा, इनको प्रोक्योर भी तो करना होगा. सो टू प्रोक्योर इट FCI वॉज एस्टैब्लिश्ड. सो CACP एंड FCI वॉज एस्टैब्लिश्ड. देन लार्ज लार्ज इन्वेस्टिगेशन नहीं, लार्ज इन्वेस्टमेंट, सॉरी. Large investments were done in what? Done in irrigation, fertilizer, rural electrification, then institutional credit. Remember I told you that green revolution, one second, green revolution was not just in terms of agriculture. It was focused on agriculture, but it was a holistic revolution. हर तरफ हुआ था. फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन किया गया था, फ्रॉम R&D का, जिसको एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं, एक्सटेंशन सर्विस का रिवोल्यूशन हुआ था, प्रोक्योरमेंट का रिवोल्यूशन हुआ था, इलेक्ट्रिफिकेशन का रिवोल्यूशन हुआ था. सब वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है. बट इमेजिन कि ये बहुमुखी, मतलब मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी फैसेट रिवोल्यूशन था. ओके. सो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल दिस थिंग्स फॉर बेयर मिनिमम थिंग टू बी डन. तो आउटकम क्या हुआ इसका? आउटकम हुआ फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था, इट स्काई रॉकेटेड, ऑलमोस्ट डबल्ड. हाउ? 74 million metric ton, sorry, 74 metric ton was production in 1966 and 67 phase. And by the end of first phase, during 1972, the yield went up to 105 metric ton. So this was a double jump, 200% jump. And India moved towards what? Food sufficiency. हम फूड डिफिशियंसी से फूड सफिशियंसी की तरफ मूव किए. एंड देन रूरल पॉवर्टी, एम क्या था? द एम वॉज फूड सफिशियंसी. सो फूड सफिशियंसी जब आएगा तो जाहिर सी बात है उसके स्पिलिंग इफेक्ट भी होंगे. सो व्हाट वाज द स्पिलिंग इफेक्ट? कि रूरल पॉवर्टी भी डिक्लाइन की. हाउ मच? 64% टू
56%. It went down from 64% to 56%. So see, these data can also be used in introduction if the question was regarding how the green revolution has transformed the society, or how it has been affecting the society, and how it continues to affect the society. Though the phases are over, how it continues to affect. सो ये डेटा दिखाएंगे कि जहाँ पे सक्सेस हुआ था वहाँ पे पॉवर्टी वॉज बैक देन एज reducing from 64 to 56%, and at present those are the prosperous states. ठीक है, तो डेटा को यूज करना सीखना है. ठीक है, और ये आप इवेंचुअली प्रैक्टिस से सुन सुन के यू लर्न. सिंस थी आई एम राइटिंग दिस, आई एम टेलिंग दिस बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू लर्न एज वेल. देन इन फेज 2, फेज 1 हुआ कंसोलिडेट, यहाँ सॉरी फेज 2 हो गया इंट्रोडक्शन, देन फेज 2 विल बी ऑफ एक्सपेंशन. अब देख लिया एक जगह पे सक्सेस हो गया है. ठीक है, इन द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा ये सक्सेसफुल हो गया है. देन द फेज वॉज टू एक्सपैंड इट. फाइन, एक्सपैंड इट टू व्हाट? पहले तो प्रोडक्शन का एक्सपेंशन करेंगे, देन एरिया का भी एक्सपेंशन करेंगे. सो फर्स्ट वी डिड एक्सपेंशन ऑफ वीट टू राइस. गए हम कि अब ठीक है वीट तो उगा लिए, वीट इज एनफ, नाउ लेट्स गो फॉर राइस एज वेल. सो हाई यील्डिंग वेराइटी एक्सपेंडेड फ्रॉम वीट टू राइस. देन फर्टिलाइजर सब्सिडी, यूरिया रिटेंशन प्राइस, बिकॉज उस समय ऑयल क्राइसिस आ गया था. बिकॉज ये ऑयल क्राइसिस वॉज वेरी बिग क्राइसिस एट द टाइम. मेनी बिग एयरलाइंस वेंट बैंकरप्ट. रिमेंबर दैट वो पैन एम, KLM, these were filing for bankruptcy back then. KLM तो I guess is surviving now, but Pan Am went bankrupt. So these were the major airlines जो bankrupt हो रहे थे, and oil crisis पूरी दुनिया में थी, and we need oil, we need crude oil for urea production. समझ गए? ये अभी भी हो रहा है. अभी हॉर्मुज का चोक पॉइंट की वजह से क्या हुआ था? फर्टिलाइजर क्राइसिस, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग आवर रॉ मटेरियल फॉर द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. तो द ड्यूरिंग दिस फेज इवन द फर्टिलाइजर सब्सिडी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू यूरिया रिटेंशन प्राइसिंग, कि मतलब क्राइसिस सरकार झेल लेगी, प्राइसेस यही रखेंगे. एंड देन एक्सपेंशन ऑफ ट्यूब वेल, ग्राउंड वाटर इरीगेशन फैसिलिटी, बिकॉज अब हम एक्सपैंड कर रहे थे वीट से राइस, एंड राइस वॉज व्हाट? वाटर इंटेंसिव क्रॉप. बहुत पानी चाहिए. कितना? ऑलमोस्ट आई टोल्ड यू 2700 to 3500 लीटर ऑफ वाटर पर 1 kg ऑफ राइस. रिमेंबर? So expansion of tube well and groundwater irrigation was also happening. Then what was the outcome? Outcome was food grain production and productivity went up. How much did it go up? From 2.5% of grain consumption, grain production, it went to 3.1% of grain production. So ये था growth in production. Outcome तो था, right? Then further poverty reduction हुआ. ये जो इसका ripple ओवरस्पिल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, व्हाट वाज इट? फर्दर पॉवर्टी वेंट डाउन. हाउ मच? फ्रॉम 56% टू 50%. अब जब ये दो फेजेस में सक्सेस दिख गया इसका, नाउ द पॉइंट इज जोग्राफिकली एक्सपैंड करो. सो इन फेज 3 व्हाट डिड वी डू? वी कंसोलिडेटेड द प्रोग्राम एंड वी एक्सपैंडेड मोर टुवर्ड्स व्हाट? या पंजाब हरियाणा से शुरू होके, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, इस वाले एरिया से शुरू होके now it was expanding towards this area, in the area of UP में तो हो गया था वेस्टर्न यूपी में, then in बिहार and वेस्ट बंगाल वाले एरिया में it was expanding. I guess वेस्ट बंगाल का मैप थोड़ा ऐसे होता है. वेस्ट बंगाल में एक्सपैंड कर रहे थे हम लोग फ्रॉम बिहार टू वेस्ट बंगाल, एंड क्रिएशन ऑफ लार्ज फूड ग्रेन बफर वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था, ओपन प्रोक्योरमेंट कर रही थी FCI. So since the food production went up, so buffer stock also went up. So India again, we are supporting the statement that we moved from food deficiency to food sufficiency. Fine. And India finally became food sufficient. These were the key development during this phase. अब इससे ज़्यादा कहानी इसमें नहीं याद रखना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तूफान आया, ऐसे वीट खड़ा रह गया, वीट गिर गया, वीट नाच गया. नहीं, ये सब कुछ नहीं जानना है. वो 3 घंटे के लेक्चर नहीं चाहिए अपने को ग्रीन रेवोल्यूशन पे. पॉइंट ही नहीं है. कहीं नहीं बोलेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन पे ऐसे लिख दो. लिखना भी होगा तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ XYZ. दीज आर जस्ट डेटा रिच प्रोग्राम्स. यू जस्ट नीड टू ग्रास्प इट एंड यूज इट फॉर योर आंसर. ठीक है, इसमें 3 घंटे की कहानी नहीं चाहिए, 1.5 घंटे की कहानी नहीं चाहिए. ये एकदम 20-25 मिनट का लेक्चर, खत्म कहानी. ठीक है, जिसमें से आई गेस अभी 19 मिनट 48 सेकेंड्स हो गया. बस
इसके बाद आगे बढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। आउटकम के साथ कुछ चैलेंजेस भी आए। क्या हुआ? yield slowed down. Now imagine if you are expanding from one area to higher area, management becomes tough. Sorry. So management becomes tough. yield slowed down. एंड देन अब जो छोटे से इतने से एरिया में भारत सरकार सब्सिडीज कर रही थी, अब दैट हैज़ एक्सपैंडेड टू दिस एरिया। अब इतने एरिया के लिए सब्सिडी ऑफ फूड, ऑफ फर्टिलाइजर, ऑफ देन से लेट्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन प्रोक्योरमेंट पे एमएसपी, ऑल दिस थिंग्स वाज व्हाट एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल बर्डन नाउ। क्यों? सफिशिएंसी हो गया था, वी वर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो, बट दीज बर्डन वर कंपाउंडिंग. So rising subsidy burden was compounding. You can write it. देखो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लिखोगे ना द सब्सिडी बर्डन वॉज राइजिंग, ऐसा ओके बस बहुत जनरिक है, गलत नहीं है, बट कंपाउंडिंग लिखो, कंपाउंडिंग सब्सिडी बर्डन, फाइन ऐसे. एंड देन एनवायरमेंटल स्ट्रेस वॉज गोइंग अप. हाउ? बिकॉज नाउ अ लार्जर एरिया वॉज डूइंग व्हाट? water extraction, high electricity consumption, and then those stubbles were also being burned, so high, you can write it, high methane, what to write perfectly, high methane, release abhi, I'm not getting a better term, high methane release was happening, so environmental stress was going up. So these were the 3 phases of ग्रीन रेवोल्यूशन. इससे ज़्यादा इसमें कुछ और लिखना है क्या? कि नहीं सर, मैं तो और भी इसमें अच्छा सजा के लिख सकता था. द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ टेक्निकल फेज वेयर इंडिया ट्रांसफॉर्म. कहाँ लिखोगे? पॉइंट क्या है इसका? कहाँ लिखोगे? आपने कभी देखे एक आंसर शीट? जगह कितना होता है आपके पास? यहाँ 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 और एक और पेज यहाँ यहाँ. इसमें कहाँ तुम राम कहानी लिखने जाओगे? और जब राम कहानी लिखना नहीं है तो राम कहानी पढ़ना क्यों है? राइट. अब इसके अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो फेजेस बाय अचीवमेंट थे, ओवरऑल अचीवमेंट भी कुछ रहा होगा, बस वही होगा जो फेजेस रेवोल्यूशन था, ये जो फेजेस के अचीवमेंट थे वही इसके ओवरऑल अचीवमेंट रहे होंगे. राइट. अब बताओ अचीवमेंट क्या था? हाई फूड प्रोडक्शन हो गया. राइट. यू हैव द डेटा, इट वेंट फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, एंड देन ऑब्वियसली टुवर्ड्स फूड सफिशिएंसी वी वेंट. इम्प्रूव्ड फूड सिक्योरिटी, रिमेंबर 131 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ था 1978 में. ठीक है. देन हाई फार्मर इनकम, दैट वाज द होल मकसद. सारे क्वेश्चन भी यही इसीलिए आते हैं. हाउ डू वी डबल द फार्म्स इनकम, हाउ डू वी इंक्रीज द लाइफ स्टेटस ऑफ द फार्मर, हाउ डू वी इंक्रीज लाइफ स्टाइल ऑफ द फार्मर, यही क्वेश्चंस भी हैं. सो यू विल राइट दैट वी नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन नाउ. देन रूरल एम्प्लॉयमेंट वेंट अप. हाउ डिड रूरल एम्प्लॉयमेंट गो अप? डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल labor went up. Right. Then industrial growth हुआ. How? Again वही spill over growth. जैसे मान लो एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ. नाउ दिस एग्रीकल्चर इज प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, लेट्स से जूट, और फिर लेट्स से राइस, बिकॉज हम राइस और वीट की बात कर रहे हैं, नॉट से जूट, राइस, wheat. Now this flour industry will grow. आटा से bread industry will grow. bread हो सकता है यहाँ से. अदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेट्स से पिज़्ज़ा, बर्गर, बंस, उससे और भी चीज़, चिप्स, पैकेज्ड फूड, दिस ऑल विल गो अप. राइस अगेन सेम थिंग. सो दिस इज कॉल्ड स्पिल ओवर ग्रोथ. अब जब यहाँ ग्रोथ होगा तो यहाँ के लेबर्स विल गेट मनी. लेबर्स के हाथ में मनी आएगा. व्हाट विल दे डू? देयर परचेजिंग कैपेसिटी विल गो अप. व्हेन देयर परचेजिंग कैपेसिटीज गोज अप, डिमांड विल गो अप, एंड देन वो अलग अलग चीज़ों में डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड दिस इज अगेन वो स्पिल ओवर ग्रोथ बोलो, मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसे है स्पिल ओवर ग्रोथ. देन स्ट्रॉन्ग बफर स्टॉक,
ये तो हम ऑलरेडी थ्रू डिफरेंट फेजेस अचीव करने लग गए थे. सो स्ट्रॉन्ग बफर लेड टू व्हाट? स्ट्रॉन्ग बफर स्टॉक लेड टू food sufficiency, and also we became what? We were becoming, not became exactly उस समय, food exporter. That is role flip phenomena. You can write it, role flipping phenomena. What does role flipping phenomena means? अब देखो ये ऐसे ना कीवर्ड लिखोगे ना एग्जामिनर का नजर जाएगा. रोल फ्लिप फिनोमिना ये क्या होता है मैं तो नहीं जानता, देखूं पढ़ूं एक बार क्या है. सो हिज यू विल ग्रैब हिज इंटरेस्ट. सो रोल फ्लिपिंग फिनोमिना इज व्हाट? फ्रॉम importer of food to exporter of food. बढ़िया, यही था. ऐसे ही लिखना है आंसर समय, और हमें नोट्स भी ऐसे तैयार होने चाहिए ताकि हमें एकदम याद रहे कि क्या पढ़ रहे थे, क्या लिख रहे थे. नाउ कमिंग टू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? देखो वी ऑल नो दिस. क्रॉप बायस हो गया था, एक्सक्लूजन ऑफ स्टेपल फूड. जिस एरिया में जो ग्रो हो रहा था, जैसे पंजाब हरियाणा में क्या था, मक्के की खेती थी, वो उस समय कम हो गया. सीरियल्स, ज्वार, बाजरा, ये सब कम हो गया था. रागी, स्टेपल फूड का कम हो गया था. pulses, oil seeds, cereals, these were going down. The production was going down. एंड क्रॉप बायस के साथ साथ एक और बायस क्या आया था? देयर वाज अ रीजनल इम्बैलेंस ऑल्सो. क्यों? हैपनिंग इन ओनली फ्यू स्टेट्स. only in few states. And limited spread of high yielding varieties. High yielding varieties was only present for what? Wheat, राइस. अब देखेंगे आगे चल के कि दैट यही डिपेंडेंसी विल कॉज व्हाट? क्लाइमेट रेजिलियंट का इशू बना देगा. बिकॉज देन अदर क्रॉप्स आर नो मोर क्लाइमेट रेजिलियंट. सॉरी, दीज क्रॉप्स आर नो मोर क्लाइमेट रेजिलियंट. अदर क्रॉप्स विच वर क्लाइमेट रेजिलियंट, जो वहाँ के स्टेपल थे, उनको ग्रो करना बंद कर दिया हम. सो फूड अगेन बिकम ससेप्टेबल, द प्रोडक्शन बिकम ससेप्टेबल. देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इसमें से बताओ ऐसा कोई पॉइंट है जो आगे नहीं पढ़ के आए हैं? कैसे लिखोगे इसको? वाटर एक्सट्रैक्शन गॉन अप, सॉइल सैलिनिटी ज़्यादा हो गया, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड रन ऑफ होने लग गया. रन ऑफ का मतलब वो जब बारिश होता है पानी पानी बह के बगल के स्ट्रीम में चला जाता है. एंड दिस इज कॉजिंग व्हाट? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बढ़ा रहा है ना. उस एरिया का क्यों, वहाँ पे क्या हो जा रहा है? वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो रहा है. सो यू नो ऐसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, यू कैन राइट इट. देन ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन लिखा हमने भी, क्योंकि वाटर का एक्सट्रैक्शन बढ़ गया, राइट. सो वाटर टेबल वेंट डाउन, लिख सकते हो, वाटर टेबल गॉन डाउन. देन मैकेनाइज्ड इंड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब जो काम मैनुअली हो रहा था, that was now replaced by mechanization. So it was replaced by mechanization. अब क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट भी तो थोड़ी बढ़ जाएगी ना. So there is always pros and cons of same thing. Then rising input dependence. Input dependence is what? Input of credit, input of mechanization, input of land, input of water. सब याद कर लो जितने भी इनपुट थे. इनपुट ऑफ सीड. कितना मुश्किल है देखो, सारा कुछ सिलेबस सही है. डन. वंस वी आर डन विद दिस, हमारा पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो गया. अब इसी तरीके से कुछ और रेवोल्यूशन हुए होंगे, तो कुछ और रेवोल्यूशन हुए हैं तो कुछ और रेवोल्यूशन के कुछ फेजेस होंगे, नाम होंगे. मकसद सबका सेम रहा होगा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. सो व्हाट आर द अदर रेवोल्यूशंस? तो इसके डिटेल में नहीं जाना है कि एकदम घुस के व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ने लग गए कैसे हुआ था, ब्लू रेवोल्यूशन पढ़ने लगे कैसे हुआ था, येलो रेवोल्यूशन. नहीं पढ़ना. बस ये जान लो टर्म एसोसिएशन क्या है. ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रीन प्रोडक्शन, हाई यील्ड वैरायटी, इरिगेशन, मॉडर्नाइजेशन, इनपुट.
कब हुआ था? 60s से 80s के बीच में। देन वाइट रेवोल्यूशन वॉज फॉर व्हाट? मिल्क प्रोडक्शन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, राइट। अब देखो इन सब को ना यू विल यूज इन योर आंसर। कहीं तुमको नहीं आएगा कि ब्राउन रेवोल्यूशन पे लिख दो 12 मार्क्स का क्वेश्चन, नहीं आएगा, पॉइंट नहीं है। बट यू कैन यूज इट टू सप्लीमेंट योर आंसर। कि ब्लू रेवोल्यूशन, जब मान लो मरीन एक्सपोर्ट लिखेंगे, मरीन एक्सपोर्ट पे हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात लिख सकते हैं, राइट। जब हम सीड्स के बारे में लिखेंगे तो हम येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं। सर कहाँ गया गोल्डन रेवोल्यूशन? नॉट रिटन गोल्डन रेवोल्यूशन, यस। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर सीड्स, फ्लावर स्पीसीज, वी कैन राइट अबाउट इट। देन एवरग्रीन रेवोल्यूशन, what were these doing? The sustainable production through technology and resource conservation, again MS Swaminathan ji. Pink revolution, pink is for meat, so 1990s onward हुआ था, meat and poultry. Remember India is second largest producer of exporter, and marine में अभी just I in last weekly magazine I showed you कि how despite 58% of tariff, India was the largest exporter, India had largest exporter of the marine produce. So we will use these samples. Okay, silver revolution was for eggs and poultries. लिखेंगे इसका दिस। देन अगर हम जब हम लिखेंगे मिड डे मील के बारे में एंड एग्स के बारे में तो विल राइट सिल्वर रेवोल्यूशन ऑल्सो सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन थ्रू ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और what is called मिड डे मील्स, प्रधानमंत्री मिड डे मील स्कीम. So these are the points you will use to supplement your answer. Okay, पिंक रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, विल जस्ट रीड थ्रू दिस. इसमें और कुछ से ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी, यू डू नॉट नीड इट मोर देन दिस. ओके, दैट्स इट. अब हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो आज खत्म हो जाएगा. दैट विल बी आवर allied sectors. Okay, fine, we're done with this. Thank you so much. Join this group to get all your PDF. ये PDF वहीं पे मिलेंगे आपको सारे. And also subscribe and spread the word. Thank you so much. See you in the next video. I completed this in .31 minutes and 54 seconds.